अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। नावल हमसफ़र। शहरयार शावर लेकर लिबास तब्दील करके बाहर आया और वह बड़े मज़े से सोफे पर दोनों पांव ऊपर किए बैठी थी। सामने टीवी ऑन था। शेरी, जल्दी आओ, देखो बड़े मज़े का टॉक शो आ रहा है। इसने बड़े जोश से शहरयार को पुकारा। उर्वा, क्या हुआ? खाना ऑर्डर नहीं किया? शेरी, डिलीवरी हो चुकी है, मैं तुम्हारा वेट कर रही थी। वो सोफे से उठती हुई बोली। चलो आओ, फिर डिनर करते हैं। वो बड़े से इटालियन तर्ज पर बने हुए किचन की जानिब बढ़ता हुआ बोला। उर्वा ने जल्दी जल्दी मेज़ पर बर्तन रखे और कुर्सी घसीट कर बैठ गई। उर्वा, यार ये चावल डिश में निकालो, मैं ड्रिंक्स निकालता हूँ। इसने मेज़ पर बैठी उर्वा को पुकारा। शेरी, तुम सीरियसली कोई भी काम मेरे बगैर नहीं कर सकते? वो नाज से कहती हुई इसके पास आई और इसके हाथ से चाइनीज़ राइस का बॉक्स लेकर डिश में निकालने लगी। शहरयार बड़े आराम से फ्रिज से टेक लगाए इसे देख रहा था। क्या है अब महाराज, कोक निकालने की जहमत करेंगे या वो भी मैं ही करूं? चावल और चिकन चाउमन मेज़ पर रखकर उर्वा ने कमर पर हाथ रखकर इसे गुड़ा। शहरयार मुस्कुराते हुए पलटा और कोक के कैंस निकालकर मेज़ पर आ गया। शेरी, उर्वा ने खाना खाते हुए इसे पुकारा। हाँ बोलो, वो कोक का सिप लेते हुए बोला। हम कब तक ऐसे ही मिलते रहेंगे? वो संजीदगी से बोली। क्या मतलब? शहरयार ने कैन रखा। शहरयार, अब तुम इतने भी बोले मत बनो। 4 साल से हम डेट कर रहे हैं, अब तो मम्मी डैडी भी सवाल करने लगे हैं। वो तप कर बोली। उर्वा, मैं 2 साल पहले ही तुम्हें प्रपोज कर चुका हूँ, अब और क्या करूँ? देखो शेरी, तुम अच्छे से जानते हो जब तक तुम्हारे पेरेंट्स मेरे मम्मी डैडी से रिश्ता नहीं मांगेंगे वो राज़ी नहीं होंगे। मेरे बाबा साई इधर आना नहीं चाहते, वो तो मेरे ही इधर रहने पर नाराज़ हैं। मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ कि मैं अकेला हूँ। अगर तुम्हें या तुम्हारे माँ बाप को मैं ऐसे ही मंजूर नहीं तो दरवाज़ा खुला है, तुम जा सकती हो। वो सर्द लहजे में बोला। उर्वा उठकर इसके पास आई और दो जानों होकर इसके घुटनों पर हाथ रखकर बैठ गई। शेरी, तुम मेरी जान हो, अगर मुझे तुम्हारी खातिर अपने पेरेंट्स को भी छोड़ना पड़ा तो मैं छोड़ दूंगी, लेकिन कोई दरमियानी राह निकालने की कोशिश तो करो। इसने शहरयार का हाथ थामकर अपनी आंखों से लगाया। आखिर मैं क्या करूं? तुम पाकिस्तान जाने को राजी नहीं और बाबा से लंदन आना नहीं चाहते। शहरयार जिच आकर बोला। देखो शेरी, ऊपर वाले ने हमें एक गोल्डन चांस दिया है। तुम्हारे पापा साई हॉस्पिटल में हैं, इन्हें इलाज के बहाने इधर बुला लो, बाकी मैं खुद देख लूंगी। वो इसे समझाते हुए बोली। तुम क्या देख लोगी? देखो, जब वो तुम्हें मेरे साथ खुश देखेंगे तो खुद ही शादी पर राजी हो जाएंगे। वैसे भी जब तक वो मुझसे मिलेंगे नहीं, इन्हें मेरे बारे में कैसे पता चलेगा कि इनका बेटा मेरा असीर है? वो नाज से बोली। ठीक है, मैं कुछ सोचता हूँ। वो नैपकिन से हाथ साफ करके खड़ा हो गया। उर्वा ने मेज समेट कर बर्तन सिंक पर रखे। काफ़ी पीने चले? वो शहरयार के पास आई। यार, कम से कम काफ़ी बनाना तो सीख लो। कितने कंजूस हो, इतने बड़े बिलीनियर एयर की गर्लफ्रेंड अब क्या किचन में काम करेगी? उर्वा ने मुंह बनाया। तभी इसका फ़ोन बजा। मम्मी की कॉल आ रही है। उर्वा ने फ़ोन उठाया तो कॉल मिस हो गई। अच्छा, मैं चलूँ? तुम आराम से बैठकर अपने बाबा साई को बुलाने का प्रोग्राम बनाओ। वो आराम से इसके गालों को चूमती हुई बाहर निकल गई। शहरयार बहुत देर बैठा सोचता रहा उर्वा को अपनी ज़िंदगी में शामिल करने के लिए। इसे बाबा साई की ज़रूरत थी और इस मकसद के लिए इसे रुखसार आपी को इत्मीनान में लेना था। इसने कलाई पर बंदी घड़ी में टाइम देखा और अपना सेल उठाकर रुखसार आपी को फ़ोन मिलाने लगा। बेल जाती रही। इसने कई बार फ़ोन मिलाया पर बेल जाती रही। थक हार कर वो उठा और अपने कमरे की जानिब चला गया। फजर की अजान हो चुकी थी। सवेरा जल्दी से नमाज पढ़कर शाह बीबी की कमरे की जानिब बढ़ी। दरवाज़ा नीम हुआ था। इसने अंदर झांका तो शाह बीबी नमाज की चौकी पर बैठी नजर आई। अस्सलामु अलैकुम शाह बीबी। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप कब वापिस आई? मुझे तो पता ही नहीं चला, रात देर से वापसी हुई। रुखसार ने बताया तुम बुकी ही सो चुकी हो। जी बस वो ऐसे ही नींद आ गई। सवेरा बेटी, अपनी पुप्पो की बातों का बुरा मत मनाया करो और देखो आइंदा ऐसे भूखे पेट मत सोना। क्यों अपने बाप को कब्र में परेशान करती हो? ताया साई कैसे हैं? पहले से थोड़ा बेहतर हैं। घर कब तक आएंगे? बस इसकी शुगर कंट्रोल हो जाए तो बड़ा डॉक्टर ऑपरेशन करेगा, फिर तुम्हारे ताया साई घर आ जाएंगे। तुम बस दुआ किया करो। अच्छा शाह बीबी, मैं नाश्ता बना लूँ? हाँ बना लो। और सुनो, सुगरा माई को साथ लगा लेना। वो तस्बीह घुमाते हुए बोली। सवेरा किचन में आई तो रुखसार बज्जो और सुगरा माई पहले से ही नाश्ता बनाने में लगी हुई थी। सवेरा, शाबाश, जल्दी से ये दूध का गिलास ख़त्म करो और फिर ये बर्तन में इस पर लगाओ। जल्दी जल्दी से अंडे तलते हुए रुखसार ने साथ रखा दूध का गिलास इसकी जानिब बढ़ाया। बज्जो आप, बस अब एक लफ्ज़ और नहीं, ये गिलास जल्दी से ख़त्म करो। रुखसार ने इसे टोका। सबका नाश्ता बन चुका था। हवेली के सारे अफराद नाश्ता अपने अपने कमरों में करते थे। हाँ, दोपहर और रात का खाना साथ खाया जाता था।
रुखसार मुलाजमों के हाथों नाश्ता भिजवा रही थी, तभी इंटरकॉम बजा। रुखसार ने बात की और मुड़ी। माई, शाह बीबी और अम्मी का नाश्ता शाह बीबी के कमरे में ले जाओ। रुखसार ने ट्रे सजाकर सुगरा को थमाई। सवेरा, मैं इनको नाश्ता कराकर आती हूँ। तुम्हारा अंडा पराठा ये रखा है, तुम भी जल्दी से नाश्ता कर लो, आज हम दोनों बाबा साई से मिलने जाएंगे। वो अपना और अपने शोहर का नाश्ता लेकर बाहर चली गई। सवेरा ने बेदिली से नाश्ता किया और उठकर अपने कमरे की जानिब बढ़ी। कमरे में आकर बैठी ही थी कि इसकी नज़र मेज़ पर रखे रुखसार के फ़ोन पर पड़ी। वो फ़ोन उठाकर इसे घूरती रही, फिर रुखसार के कमरे की जानिब बढ़ी। इरादा इन्हें फ़ोन वापस करने का था। कमरा खाली था, अकराम भाई ऑफिस जा चुके थे। वो फ़ोन को हाथ में दबोचे हुए रुखसार को ढूंढती हुई शाह बीबी के कमरे तक आई। रुखसार बेटी, तुम्हारा तो शाखू से राब्ता है, इसे समझाओ कि वापिस आ जाए, इसके आने से ही तुम्हारे बाबा साई की तबीयत संभल जाएगी। ज़ाहदा ताई की बड़ाई हुई आवाज़ सुनाई दी। अम्मी जी, वो नहीं मानता, कहता है सवेरा को इसकी ज़िंदगी से निकाल दें, तब ही आएगा। रुखसार ने जवाब दिया। शाह बीबी, अब आप ही कुछ करें, अगर इनको कुछ हो गया तो। ज़ाहदा ताई फूट फूट कर रो पड़ी। ज़ाहदा, मैं मजबूर हूँ, एक तरफ अगर पोता है तो दूसरी तरफ पोती। सवेरा खामोशी से दरवाजे से हट गई। इसकी ज़ात से आज इसके प्यारे तकलीफ में मुब्तला थे। इसे ए सवेरा, चल जल्दी से किचन में जा और सारे बर्तन साफ करके रख। पास से गुजरती पुप्पो ने इसे किचन का रास्ता दिखाया। सवेरा किचन में नाश्ते के बर्तन धोने में मसरूफ थी। जब रुखसार अंदर दाखिल हुई और सवेरा को बर्तनों के ढेर से उलझता देखकर वो तेजी से इसके पास आई। सवेरा, ये तुम बर्तन क्यों धो रही हो? सुगरा माई किधर हैं? वैसे भी तुम्हारे सर पर क्या कम काम है? जब से बाबा साई हॉस्पिटल गए हैं, पुप्पो ने भी घर की सारी जिम्मेदारी तुम पर डाल दी है। आने दो बाबा साई को, एक एक बात बताऊंगी इन्हें। रुखसार ने इसके हाथ से बर्तन चुरा कर नलका बंद कर दिया। रुखसार, बच्चों करने दें, बस थोड़े से ही तो बर्तन हैं, पुप्पो नाराज हो जाएंगी, वो आजिज़ी से बोली। गजब खुदा का, ये तुम्हें थोड़े से बर्तन दिखते हैं? वैसे यार तुम भी क्या सोचती होगी कि मुंह पर कितना प्यार जताती हूँ, और जब तुम पर पुप्पो जुल्म करती हैं तो चुप रह जाती हूँ, वो अफसरदगी से बोली। नहीं नहीं रुखसार बजो, ऐसा मत कहिए, एक आप ही तो हैं जो मुझे प्यार करती हैं, वरना मैं तो कुछ भी नहीं। इसकी आंखों में नमी उमड़ आई। पुप्पो तुम पर इस कदर जुल्म डालती हैं और तुम उफ किए बगैर इनकी हर बात को मानती हो, काम किए जाती हो। याद रखो सवेरा, तुम भी इस घर की बेटी हो, इनकार करना सीखो, अपना हक पहचानो। खुदा के लिए अपने आप को इस तरह ख़त्म मत करो। देखना एक दिन आएगा जब शहरियार पलट आएगा और तुम्हें इस हवेली से दूर, बहुत दूर ले जाएगा, परियों के देश में। सवेरा ने एक नज़र रुखसार को देखा और फीकी सी हंसी हंस कर नलका खोल कर बर्तन धोने लगी। अच्छा चलो धो लो बर्तन, लेकिन एक घंटे के अंदर अंदर तैयार हो जाओ, मैं भी तैयार होकर आती हूँ। मिलकर बाबा सही से मिलने चलते हैं, मुझे पता है वो हमें याद कर रहे होंगे। रुखसार इसका गाल थपथपाते हुए किचन से निकल गई। सवेरा जल्दी जल्दी सारे काम निपटा कर अपने कमरे में आई। अलमारी खोलकर एक सादा सा जोड़ा निकाला और जल्दी से तैयार होने लगी। बाहर निकली तो सामने ही रुखसार और ज़ाख्ता ताई चादर ओढ़े इसका इंतजार कर रही थी। बज्जो, मैं रेडी हूँ, वो बोलती हुई अंदर आई। रुखसार तो हॉस्पिटल जा रही है। बीबी, तुम किधर जा रही हो? पास बैठी फरजाना पुप्पो ने इतराज़ किया। पुप्पो, मैं सवेरा को अपने साथ हॉस्पिटल लेकर जा रही हूँ। परसों जब मैं हॉस्पिटल गई थी तो बाबा सही से याद कर रहे थे। रुखसार खड़े होते हुए बोली, कोई ज़रूरत नहीं है इसके मनहूस वजूद को हॉस्पिटल ले जाने की, अपने माँ बाप को तो खा चुकी है, अब कहीं मेरे भाई को कुछ ना हो जाए। बस ये नहीं जाएगी, वो कतई लहजे में बोली। अम्मी, आप पुप्पो से कहिए ना, सवेरा को जाने दें। रुखसार ने ज़्यादा ताई को मुखातिब किया। रुखसार बेटी, बहस नहीं करते, और सवेरा तुम अंदर जाओ, शाह बीबी घर पर रुक रही हैं, इनका ख्याल रखना। और फरजाना बाजी, आप हमारे साथ चलिए। ज़ाहदा खड़ी हो गई। सवेरा भी यकीनी से अपनी माँ जैसी ताई का बदलता रूप देख रही थी। ए लड़की, खड़ी क्या देख रही हो? जाओ अंदर जाओ। फरजाना ने इसका सकता तोड़ा। सवेरा आंखों में आए आंसू साफ करते हुए पलट कर वापिस अपने कमरे में आ गई। आज इसका दिल दुख से फट गया था। इसकी ताई, जिन्होंने इसे इतने प्यार से पाला और निकाह के बाद भी इतना सपोर्ट किया, आज वो भी बदल गई थी। वो कमरे में चक्कर पर चक्कर काट रही थी। इसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्या करे कि सब कुछ ठीक हो जाए और लोग इससे नफरत ना करें। थक हार कर वो वुज़ू करने चली गई और फिर जाए नमाज बिछा कर नफल पढ़ना शुरू हो गई। नमाज पढ़कर दुपट्टा ढीला करते हुए वो शाह बीबी के कमरे में खाने का पूछने आई। सवेरा, तुम हॉस्पिटल क्यों नहीं गई? शाह बीबी से देखकर हैरान रह गई। बस बीबी, ऐसे ही, आप बताइए खाने में क्या पकाना है? सवेरा ने बात टाली। इधर आओ, मेरे पास बैठो। उन्होंने इसे अपने पास बुलाया। जो भी था वो इनके सबसे लाडले छोटे बेटे की निशानी थी। मुझे सब खबर है, यकीनन फरजाना तुम्हें छोड़ गई होगी, आने दो इसको आज। देखो एक बात तुम भी समझ लो सवेरा, कितनी बार समझा चुकी हूँ बेटा, ये घर तुम्हारा भी है। तुम फरजाना की बातों को दिल पर मत लिया करो। इसकी बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया करो। वह पानी का खाली गिलास इसे पकड़ाते हुए बोली। वक्त कभी एक सा नहीं रहता, तुम खुश रहा करो, फरजाना के सामने मत आया करो और फिक्र मत किया करो। तुम्हारे ताया सही जल्द ठीक होकर घर आ जाएंगे, फिर किसी की हिम्मत नहीं होगी तुम पर उंगलियां उठाने की।
تم نے سنا بھی ہے میں کیا کہہ رہی ہوں؟ بس اس خالی گلاس کو گوڑے ہی چلی جا رہی ہو۔ طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری؟ شاہ بی بی نے اسے ٹوکا۔ شاہ بی بی، میری زندگی بھی تو ایسی ہی ہے نا، بالکل خالی کھوکھلی ویران اس تانبے کے گلاس کی طرح، کوئی رنگ ہے ہی نہیں ہے، میری زندگی کا کوئی مقصد بھی نہیں ہے۔ وہ کھوئے کھوئے لہجے میں بولی۔ تم ایسا کیوں سوچتی ہو؟ تمہارے تایا تم سے کتنا پیار کرتی ہیں، میں تم سے کتنا پیار کرتی ہوں، خدا کے لیے خود پر ترس کھانا چھوڑ دو۔ انہوں نے اسے ٹوکا۔ شاہ بی بی، آپ مجھ سے پیار کرتی ہیں، بتائیے نا، کرتی ہیں نا؟ شاہ بی بی، میں سسک کر زندگی نہیں گزارنا چاہتی، آپ مجھ پر رحم کیجیے، آپ پلیز انہیں واپس پاکستان بلا لیجیے، آپ بلائیں گے تو وہ ضرور آئیں گے، آپ ان کی دوسری شادی کروا دیجیے، پلیز مجھے سب کی نفرت سے بچا لیجیے، میں تائی اماں کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتی، آپ کو میرے بابا کا واسطہ۔ وہ بری طرح سسک اٹھی۔ اور تم سویرا، تمہارا کیا ہوگا؟ انہوں نے بغور اپنی پوتی کو دیکھا۔ میری خاطر پورے گھر کو داؤ پر مت لگائیے، میرا انٹر کا رزلٹ آنے والا ہے، آپ پلیز میرا داخلہ میڈیکل کالج میں کروا دیجیے، مجھے ہاسٹل بھیج دیجیے، میں تعلیم مکمل کرنا چاہتی ہوں، اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ اس نے امید بڑی نظروں سے انہیں دیکھا۔ اچھا تم جاؤ، آج آرام کرو، کام کاج سغرا دیکھ لے گی۔ انہوں نے اسے ٹالا۔ شاہ بی بی، آپ سویرا تم جاؤ، ابھی میں زندہ ہوں، فکر مت کرو، مجھے سوچنے دو۔ شہریار آفس میں ایک ڈیلیگیشن سے میٹنگ میں مصروف تھا۔ اوکے مسٹر شہریار، تو ڈیل فائنل؟ کے اینڈ کوکے مالک جونس نے پیپر سائن کر کے سر اٹھایا۔ یس جونس، اٹس ڈن۔ شہریار نے ہاتھ ملایا۔ وہ بے حد خوش تھا۔ لندن کا ہر بزنس مین اس $1 بلین اکاؤنٹ کو حاصل کرنا چاہتا تھا جو آج اس کے پاس تھا۔ کامیابی کی راہ میں ایک اور قدم۔ شہریار بڈی، اب پارٹی ڈیو ہے 30 سالہ۔ جونس نے کہا، جی ضرور، میں آج ہی ریسٹورنٹ بک کرواتا ہوں۔ آج نہیں بڈی، میں ایک ماہ کے لیے ڈلاس جا رہا ہوں، واپس آ کر تمہارے گھر پر ڈنر کروں گا۔ جونس نے اپنے نئے پارٹنر شہریار کو توصیفی نظروں سے دیکھا۔ ڈن، ویل ڈو ڈنر ایٹ مائی پلیس آفٹر یو کم بیک۔ جونس کے جانے کے بعد وہ ریلیکس ہو کر سیٹ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ سر، مس عروہ آپ سے ملنا چاہتی ہیں۔ انٹرکام پر اس کی سیکرٹری کی آواز گونجی۔ اوکے، سینٹ ہارین بھیج دو، وہ سکون سے بولا۔ ہیلو شیری۔ عروہ ایک خوشگوار جھونکی کی مانند اندر آئی۔ کیا بات ہے، آج تو اسمائل کر رہے ہو؟ وہ اس کے پاس آ کر کھڑی ہوئی۔ شہریار نے ایک نظر عروہ کے خوبصورت چمکتے ہوئے چہرے کو دیکھا۔ کوئی تو تھا جو اس کی خوشیوں میں خوش تھا۔ شہریار نے دھیرے سے اس کا ہاتھ پکڑا اور پھر اچانک اسے گھسیٹ کر اپنی آغوش میں لے لیا۔ عروہ حیران تھی، یہ سٹون مین جو شادی سے پہلے ہاتھ پکڑنا بھی گناہ سمجھتا تھا، آج اسے اپنی آغوش میں لیے اس کے بالوں میں منہ چھپا رہا تھا۔ عروہ نے ایک اسودہ سی سانس لی اور اپنی باہیں شہریار کے گلے میں ڈال دی۔ شہریار عروہ کو لے کر بے خود ہو رہا تھا جب اس کا فون بجنا شروع ہوا۔ شاہ بی بی کالنگ۔ اس کی نظر فون پر پڑی۔ اس نے عروہ کو آرام سے خود سے علیحدہ کیا۔ کیا ہوا شیری؟ عروہ بدمزہ ہوئی۔ شہریار فون کو گھورے چلے جا رہا تھا۔ شیری کیا ہوا؟ کس کا فون ہے؟ ایسے کیوں فون کو گھورے جا رہے ہو؟ وزش ہوئی۔ عروہ تم جاؤ۔ شہریار نے فون اٹھایا اور کان سے لگاتا ہوا آفس سے باہر نکل گیا۔ یہ شہر کے ایک بہت ہی جدید ہاسپٹل کا VVIP کمرہ تھا جس میں باوقار سے بابا سائی لیٹے ہوئے تھے۔ ان کے ایک ہاتھ میں ڈرپ لگی ہوئی تھی اور چہرے پر سوچ کی پرچھائیاں چھائی ہوئی تھی۔ تبھی ہلکے سے کھٹکا ہوا اور دروازہ کھول کر ان کی جان سے عزیز بیگم زاہدہ، ان کے پیچھے پیچھے فرزانہ اور رخسار اندر داخل ہوئی۔ السلام علیکم بابا سائی۔ رخسار نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام بیٹی۔ وہ اس کے پیچھے دروازے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ زاہدہ بیگم نے ان کے پاس کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ بابا سائی نے ایک نظر زاہدہ کی لال سرخ آنکھوں کو بغور دیکھا۔ آپ اپنا خیال نہیں رکھ رہی ہیں، وہ ناراض لہجے میں بولے۔ بھائی صاحب، بابی تو بس دن رات روتی رہتی ہیں، پہلے ہی ایک شیرو کا دکھ کم تھا جو اب آپ بھی اس منحوس لڑکی کی وجہ سے ہاسپٹل میں ہیں، فرزانہ نے مداخلت کرتے ہوئے کہا۔ پپھو پلیز، ابھی ابو کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ایسی باتیں مت کیجیے، رخسار نے انہیں ٹوکا۔ زاہدہ بیگم، سویرا کدھر ہے؟ وہ ساری باتیں اگنور کرتے ہوئے پوچھنے لگے۔ وہ گھر پر ہے، شاہ بی بی اکیلی تھی اس لیے ان کے ساتھ رک گئی۔ زاہدہ بیگم تھرمس سے یخنی نکال کر ان کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی، مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی، میں 1 ہفتے سے ہاسپٹل میں ہوں اور آپ اس بچی کو ایک دن بھی مجھ سے ملانے کے لیے نہیں لائی۔ انہوں نے تعصب سے کہا۔ بھائی صاحب، بابی سے ناراض مت ہو، میں نے اسے منع کیا تھا۔ فرزانہ نے کہا۔ کیوں؟ فرزانہ کیوں منع کیا؟ وہ میری بیٹی ہے، میرے مرحوم بھائی کی نشانی۔ آئندہ اگر کسی نے بھی اسے میرے پاس آنے سے روکا تو ان کا سانس اکھڑنے لگا۔ رخسار نے جلدی سے بیل بجا کر نرس کو بلایا۔ جلد ہی نرس اور ڈاکٹر اندر داخل ہوئے۔ ریلیکس سر، ریلیکس۔ ڈاکٹر نے انہیں چیک کر کے سکون کا انجیکشن دیا اور نرس کو ڈرپ تبدیل کرنے کی ہدایت دینے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے بابا سائی کو روندگی میں چلے گئے۔ دیکھیے، ان کی حالت ابھی بہتر نہیں ہے، شوگر کنٹرول نہیں ہو رہی اور بلڈ پریشر بھی نارمل نہیں ہے۔ اس وقت کسی بھی قسم کا ذہنی دباؤ ان کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ کوشش کیجیے انہیں بالکل بھی اسٹریس نہیں ہو۔ اس نے تینوں خواتین کو سمجھایا۔ شاہ بی بی کے کمرے سے نکل کر سویرا پہلے کچن میں گئی جہاں سگڑا کام میں مصروف تھی۔
इसे खाना पकाने की हदायत देकर वो नाक की सीध में चलती हुई अपने कमरे में पहुंची और खामोशी से बेड के किनारे पर आकर बैठ गई और बहुत देर तक अपनी झोली में रखे खातों को तकती रही। बाएं हाथ में हीरे की एक नाजुक सी अंगूठी जगमगा रही थी जो निकाह के वक्त शहरयार ने इसे अपने बाबा सई के कहने पर मजबूरन पहनाई थी। इस वक्त वो बच्ची थी, रवैयों को नहीं समझती थी, लेकिन आज वो एक समझदार दुशीज़ा का रूप धार चुकी थी। इसे अपने और शहरयार के रिश्ते का एहसास था। शहरयार की बेगानगी, इसके वजूद से इनकारी होने का, अपने रद्द होने का भरपूर एहसास था। इसने दोनों हाथों में अपना चेहरा छुपा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। इसे अपने बाबा याद आ रहे थे। दिल बहुत दुखा हुआ था। वो फूट फूट कर, दिल खोल कर रो रही थी। अपनी किस्मत को, अपने मुकद्दरों को रो रही थी। इतनी बेइज्जती और बेतुकीरी अल्लाह कभी भी किसी किसी यतीम और मोहताज को ना दे। वो सिसक रही थी। बाबा साई की शफकत, ताई अम्मी की मोहब्बत, रुखसार बच्चों की बेलोस दोस्ती ने इसे संभाल रखा था। लेकिन अब न जाने क्यों इसे ऐसा लग रहा था कि ये सब रिश्ते इसे एक एक करके छोड़ जाएंगे। सवेरा को आराम करने का कहकर वो सोच में डूब चुकी थी। जो भी था, अब इस मसले को हल करना था। इससे पहले नाजुक रिश्तों की दरारें बढ़ते बढ़ते एक बड़े खला में तब्दील हो जाती। बेहतर था इस दरार को बढ़ दिया जाता। काफ़ी सोच विचार के बाद वो जाए नमाज बिछा के नफल पढ़ना शुरू हो गई। इनके नज़दीक हर मुश्किल का हल सोहने रब की इबादत नमाज पढ़ने में था। नफल अबादत से फारिग होकर वो पुरसकून हो चुकी थी। उन्होंने सराहने रखा फ़ोन उठाया। जाहिदा, आज फरजाना को हॉस्पिटल में रात रुकना है, इसे बता दो, और तुम और रुखसार बी सलीम से मिलकर जल्दी वापस आ जाओ। उन्होंने हदायत दी। फ़ोन रखकर उन्होंने इंटरकॉम मिलाया। सुगरा, ज़ाहिदा बेगम और रुखसार जैसे ही घर आई, इन्हें मेरे कमरे में भेज दो। इनके चेहरे से लग रहा था कि वो किसी नतीजे पर पहुंच चुकी हैं। असर की नमाज के बाद ज़ाहिदा बेगम और रुखसार घर वापस लौटी तो सुगरा ने इन्हें शाह बीबी का पैगाम दिया और वो दोनों चादर उतार कर तह करती हुई शाह बीबी के कमरे की जानब बढ़ी। अस्सलामु अलैकुम, अंदर दाखिल होते ही सलाम किया। वाह अलैकुम अस्सलाम, उन्होंने सर के इशारे से जवाब दिया और बैठने का इशारा किया। शाह बीबी, आपने याद किया। ज़्यादा ताई बैठते हुए गोया हुई।